हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग। सिविल स्टाफ टीचिंग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ DSSP TGT के रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपके पिछले पेपर्स में आ रखे हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि पेपर में आपके किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का कैसा लेवल आ सकता है। क्योंकि पिछले पेपर अगर आप उठाते हो ना तो आपको पता लग जाता है, अंदाजा हो जाता है कि किस तरह का लेवल रहेगा। ठीक है, तो वो अंदाजा आपको अच्छे से हो सके, इस चीज के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी सवाल है वो सारे कवर करने हैं। इसीलिए इन सेशंस में हम यही काम करेंगे, आपके साथ सारे पुराने सवाल डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ सको कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, ये है आज की क्लास का पहला सवाल जो आपके पेपर में आया है। हाँ जी, आपके पेपर का ही सवाल है ये। देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। उसने पूछा कि इस निम्न क्रम में कितने 9 हैं, इसमें आपके कितने 9 है जो 6 से पहले है, 9 जो 6 से पहले है परंतु 3 के तुरंत बाद नहीं है। ठीक है, तो 9 कितने हैं जो कि 6 से पहले है, विच आर प्रिसीडेड बाय 6। कितने 9 है जिनके पीछे 6 आ रहा है, ठीक है, पर उनके बाद 3 नहीं आ रहा। ये आपका सवाल है। ठीक है, देखो, अगर वो बोले प्रिसीडेड होता है पिछला, कि कितने 9 है जो 6 के पहले आ रहे हैं। ठीक है, कितने 9 है जिनके पहले 6 है और जो कि 3 जिनके बाद नहीं है, ये देखना है हमें। तो आप बस ये देखो, ये ग्रुप कितनी बार आ रहा है कि 6 हो और 9 हो और 9 के बाद 3 ना हो। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो 6 9 पर इसके आगे 3 है तो इसको नहीं लेना। अगला 6 9 इसके बाद 3 नहीं है, ले लो। आगे देखते हैं और कोई 6 9 आ रहा है, ये लो, ये रहा आपका। हाँ जी, ये रहा 6 9, आगे 4 है तो इसको भी हमने ले लिया। उसके बाद देखो, ये 6 9 पर इसके आगे 3 है, इसको नहीं लेना। ये एक और 6 9 जिसके आगे 7 है, ये ले लिया। और ये एक और 6 9 जिसके आगे 2 है, हमने इसको भी ले लिया। तो कुल मिलाकर आपके कितने ग्रुप बन रहे हैं? 4 ग्रुप बन रहे हैं। यानी इस सवाल का सही हल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इसका सही जवाब। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, ये वाले सवाल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर में। ये बहुत ज्यादा आते हैं, ये प्रिसीडेड वाले, सक्सीडेड वाले। बस इन वर्ड्स का मतलब याद रखना। अगर वो प्रिसीडेड बोलता है तो प्रिसीडेड का मतलब होता है पिछला यानी प्रीवियस, और अगर वो फॉलोड बोलता है, ज्यादातर यही वर्ड्स यूज होते हैं। अगर वो फॉलोड बोलता है तो फॉलोड का मतलब होता है अगला यानी कि नेक्स्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पे बताना है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। ये 4 ऑप्शंस जो आपको दिए हैं, इन 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक ऑप्शन उनसे अलग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो आपको नंबर्स को पहचानना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से पहचानो इन नंबर्स को, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऑड वन आउट क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 3, ये बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर है। एक नंबर को छोड़ के 10 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही हल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा सा ही एक और सवाल है आप सबके सामने। उसने बोला कि 3 ऑफ द, फिर से वही बात है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, इन 4 में से वो कह रहे 3 एक ग्रुप बना रहे हैं और एक उस ग्रुप का नहीं है। तो आपको बताना है कि विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। देखिए इसको ट्राई करके, क्या होगा इसका आंसर?
तो देखिए इसमें आपको सीड दिया है, फ्लावर दिया है, लीफ दिया है और टॉवर दिया है। देखो बीज, फूल और ये पत्ता, ये एक पौधे में होता है ना, पर टॉवर एक अलग ही चीज है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि टॉवर। इसका सही हल क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आपका कैलकुलेशन वाला सवाल। उसने बोला कि अगर आपका प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो आपको क्या बताना है कि 9 + 8 डिवाइडेड बाय 8 - 4 मल्टीप्लाई 9 का सही आंसर क्या होगा। तो आपने एक एक साइन पुट करना है पहले। तो देखो प्लस का मतलब क्या है, प्लस मींस मल्टीप्लाई, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा। माइनस मींस डिवाइड, ठीक है, जहां माइनस है वहां पे डिवाइड आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मींस माइनस, जहां पे मल्टीप्लाई है वहां माइनस होगा, और डिवाइड का मतलब प्लस, जहां पे डिवाइड है वहां प्लस होगा। तो ये 9 8 8 4 9 ये सारे सिंबल्स हमने बदल के लिख लिए। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ना इस तरह का सवाल जब भी आता है हम यूज करते हैं BODMAS का रूल, जिसमें कि B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है ऐड और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं ना, ऑफ है, डिवाइड आएगा। सबसे पहले डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 2। फिर मल्टीप्लाई होगा, ये देखो 9 8 जा 72। ठीक है, 9 × 8 करके आपका कितना बन रहा है, देखिए 72। ठीक है, तो 72 + 2 - 9 आपका बनता है। तो अगला आपने ऐड करना है, तो 72 और 2 को ऐड करिए तो 74 हो गया, और 74 में -9 आप जब करेंगे तो 74 - 9 अगर आप करते हो तो आंसर आपका इसका कितना आता है 65, यानी आंसर आपका इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया। बस याद रखना BODMAS फॉलो करते हैं, आप में से कहीं लाइन में सॉल्व करना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं करना, BODMAS का रूल लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, देखो एनालॉगी ऑड वन आउट तो खूब आती है आपके पेपर में। हाँ जी, उसने बोला गुड इज रिलेटेड टू बैड। जो गुड है वो किससे रिलेटेड है, बैड से। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, अच्छा और बुरा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो उसी तरह से रिच किससे रिलेटेड है, तो अमीर का ऑपोजिट क्या होता है, अमीर का ऑपोजिट क्या होता है, गरीब होता है, गरीब यानी पुअर। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इनको सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। वैसे तो ये वर्ड बहुत बेसिक से थे जिनका मतलब आपको पता ही है, बट कई बार कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग ही नहीं हमें पता होता, और हम ध्यान ही नहीं देते कि हिंदी में देख लो, क्या पता हिंदी में जो शब्द यूज हो रहा है उसका मतलब हमें पता हो। तो कई बार हम मतलब पेपर में इतने पैनिक करे होते हैं कि ऐसे ऐसे ट्रिक्स हम लगाने भूल जाते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से चीजों को सॉल्व करना भूल जाते हैं, है ना, डरे इतने होते हैं पेपर से। तो ये ध्यान रखना, कभी इसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा ना, हिंदी में देख लेना, उसका मीनिंग पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस सवाल में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो वर्ड्स ही ऐसे से थे जिसका मतलब तो आप सबको पता ही होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। उसने बोला कि ओवल इज रिलेटेड टू सर्कल। ओवल किससे रिलेटेड है, सर्कल से। ओवल और सर्कल एक जैसा ही होता है ना, ओवल वृत्त से संबंधित है, उसी तरह आयत रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किससे संबंधित होगा, तो रेक्टेंगल जैसा कौन दिखता है, ऑप्शन देखिए क्या है, ट्राइंगल, डायगोनल, पेंटागन और स्क्वायर। तो रेक्टेंगल जैसा जो दिखता है वो क्या है, स्क्वायर है। तो जैसे सर्कल और ओवल आसपास एक जैसे ही दिखते हैं, है ना, थोड़ा सा साइज बड़ा छोटा कर दो तो सर्कल का ओवल बन जाता है, ऐसे ही रेक्टेंगल का साइज थोड़ा छोटा बड़ा कर दो तो रेक्टेंगल का स्क्वायर और स्क्वायर का रेक्टेंगल बन जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये आपने देखा, ये मैंने ये एक ही पेपर में, देखो अभी मैं चौथे क्वेश्चन पे आ गई हूँ, ये एक ही पेपर के सवाल है और इतने सारे क्वेश्चन देखो एनालॉगी और ऑड वन आउट के आ रखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आपके पेपर के। चलिए अगला सवाल जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में उसने क्या बोला कि एक खास कोड भाषा में पेरेंट्स
हाँ जी, पेरेंट्स को क्या लिखा जा रहा है, देखो R C T G P V और U। ठीक है, पेरेंट्स को आप ये लिख रहे हो R C T G P V U, है ना। तो ये अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हो तो आपको बताना है चिल्ड्रन का आंसर क्या होगा, बट वो बताने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लिखा कैसे। तो देखो P से R कैसे आता है, PQR +2 करके, A से C कैसे आता है +2 करके, R से T कैसे आता है +2 करके, E से G कैसे आता है +2 करके, N से P आपका कैसे आ रहा है +2, T से V आपका कैसे आ रहा है +2, S से U आपका कैसे आ रहा है +2। ठीक है, तो ये आपका +2 करके इस तरह से आप चीजों को, मतलब +2 का रूल है, समझ लिया हमने। अब हमें किसको सॉल्व करना है, चिल्ड्रन को। अब आप में से पेपर में आप क्या करते हो, सॉल्व करने लग जाते हो, C का आंसर, H का आंसर, I का आंसर, पर कईयों ने ऐसा नहीं किया होगा, ऑप्शन देखे होंगे सबसे पहले। अगर आप ऑप्शन देखो, सबका फर्स्ट अल्फाबेट, सेकेंड अल्फाबेट, थर्ड अल्फाबेट, फोर्थ अल्फाबेट और फिफ्थ अल्फाबेट सेम है। फर्क अगर आ रहा है तो लास्ट के 3 में आ रहा है। तो शुरू के 5 अगर आप सॉल्व करते भी हो, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि उससे ऑप्शन चुनने में कोई मदद नहीं मिलनी, सिर्फ लास्ट के 3 सॉल्व करके आंसर मिलेगा। तो R में +2 करके क्या आता है, हाँ जी R में +2 करके T आता है, E में। और आप एक चीज देख रहे हो और आसान, देखो ये चिल्ड्रन में और पेरेंट्स में साफ साफ आपको मिल रहा है। ये मैं पेपर में सॉल्व के, देखो रूल्स तो आपने जब सिलेबस करते हो ये चीजें सीख लेते हो, पेपर में क्या प्रोसेस हमारा रहेगा वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो कोई और भी ज्यादा समझदार बच्चा है तो वो तो ये देख लेगा। अब कई बच्चे तो REN को सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है। पर कई बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या देखेंगे कि पेरेंट्स में REN है और उसी सीक्वेंस में है, तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ, ये लो यहीं से उठा लिया, TGP हमने यहीं से उठा लिया। तो बस देखो किस ऑप्शन के आखिर में TGP है, तो वो तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D। ओके, चलिए अगला सवाल आप सबके सामने है, जिसमें कि एक पजल जैसा कुछ आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट कौन है। करिए एक बार ट्राई, मैं चाहूंगी आप इसको ट्राई करो, क्योंकि अगर आप काफी टाइम से रीजनिंग के सेशन देख रहे हो, मैं ऐसे ऐसे सवाल आपके साथ काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ और इनको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगी। देखिए उसने आपको बोला कि विपिन इज टॉलर देन रामलाल। विपिन जो है वो टॉलर है किससे, रामलाल से। ठीक है, रामलाल हु इज शॉर्टर देन अहमद। रामलाल छोटा है, किससे छोटा है, अहमद से छोटा है। तो रामलाल से बड़ा कौन होगा, अहमद। ठीक है, उसके बाद उसने बोला मोहिंदर के बारे में, मोहिंदर रामलाल से छोटा है, तो मोहिंदर रामलाल से छोटा है। और फिर उसने बोला कि मोहिंदर इज टॉलर देन शेख। मोहिंदर जो है वो शेख से टॉलर है। तो आप एक चीज देखो यहां पे, फिर उसने आपको ये भी दिया कि अहमद इज शॉर्टर देन विपिन। अहमद और विपिन का भी क्लियर हो गया कि अहमद विपिन से छोटा है, तो मतलब अहमद जो है वो विपिन और रामलाल के बीच में आएगा, है ना। तो सबसे टॉलेस्ट कौन हो गया, विपिन, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, शेख। अब ये तो आपने सॉल्व किया, जिसने अच्छे से सिलेबस किया वो तो ऐसे करेगा, है ना, जिसको अपने कंसेप्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस है ना। हम कई बार ना बहुत सीरियस हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सही आंसर आ रहा है, शेख आपका शॉर्टेस्ट है, बिल्कुल सही जवाब है ना, आंसर गलत नहीं है। पर तरीका मैं कभी भी नहीं बोलूंगी ऐसे तरीके से सॉल्व करना, ये तरीका सिर्फ टाइम वेस्ट करवाता है। ठीक है, हम करेंगे इसको एक ट्रिक से सॉल्व। देखो चलो अब देखो एक एक सेंटेंस का कंक्लूजन निकालेंगे। उसने बोला विपिन इज टॉलर देन रामलाल। विपिन रामलाल से बड़ा है, तो अगर मैं सिर्फ विपिन और रामलाल को कंपेयर करूं और उसमें देखूं कि शॉर्टेस्ट कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे तो शॉर्टेस्ट चाहिए, तो विपिन और रामलाल में विपिन तो हो नहीं सकता शॉर्टेस्ट, क्योंकि विपिन अगर रामलाल से बड़ा है तो विपिन सबसे छोटा नहीं हो सकता। ए ऑप्शन गलत।
फिर रामलाल हु इज शॉर्टर देन अहमद, रामलाल अहमद से छोटा है, मतलब अहमद रामलाल से बड़ा है, तो अहमद अगर रामलाल से बड़ा है तो अहमद सबसे छोटा नहीं हो सकता। बी ऑप्शन भी गलत, मैं सिर्फ ऑप्शन काट रही हूं। अब बचता कौन है, शेख और रामलाल, इनमें कंफ्यूजन क्लियर होगी तो आंसर आ गया। तो शेख और रामलाल की कोई इंफॉर्मेशन है, देखिए, हाँ जी, चलो शेख और रामलाल की आपस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो इनकी वैसे आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। देखो इसमें आपको उसने रामलाल के बारे में बोला है कि मोहिंदर इज टॉलर देन शेख बट शॉर्टर देन रामलाल, मोहिंदर रामलाल से छोटा है। अगर मोहिंदर रामलाल से छोटा है तो रामलाल सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल। बस आगे मुझे कुछ देखना ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है। 3 ऑप्शन अगर गलत है तो आंसर तो आना ही है ना, कोई एक तो होगा। तो आंसर इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने सिर्फ 2 लाइनों में आंसर, मतलब 2 लाइनों की मदद से आंसर बताया, तो ये ट्रिक का फायदा पूरा उठाना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये ना सिलोगिज्म का एक सवाल है, पहले मैं चाहूंगी आप ट्राई करो। हाँ जी, करिए इसको ट्राई और देखिए इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। देखो उसने बोला ऑल पेंसिल आर पेन, सारी पेंसिल जो है वो पेन है, और फिर नो पेन इज बुक, पेन और बुक में नो है। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन क्या है, नो पेंसिल इज अ बुक, पेंसिल और बुक में नो कह रहा है, तो पेंसिल और बुक में अगर वो नो कह रहा है तो ये तो बिल्कुल सही है। और फिर सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, तो पेन और पेंसिल में अगर ऑल है तो ऑल से सम तो सही होता है, तो दोनों सही है। बट पेपर में एक दिक्कत हुई, ये सवाल गलत था, मतलब गलत नहीं है बट जो इसका आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन देखो क्या है, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ईदर और नीदर नॉर। ठीक है, तो मैं यहां बताना चाहूंगी कि आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, बोथ 1 and 2 फॉलोज, बट वो ऑप्शन में नहीं दिया। तो देखो वैसे ये क्वेश्चन समझने के लिए तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर बनता है बोथ 1 and 2 फॉलोज, ये तो आपने समझ लिया। पर अब पेपर की दिक्कत, पेपर में कभी ऐसा हो तो क्या करना है। तो देखो बच्चे, ऐसे सवालों के आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। मैंने तभी ये क्वेश्चन, नहीं तो मैं ये हटा सकती थी, पर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इस चीज को मैं रियलाइज कराना चाहती हूँ, क्योंकि पेपर में जब आता है उससे भी आप डर जाते हो। अब आप जब देखो, मान लो 6 सवाल आ गए सिलोगिज्म के, 6 में से एक सवाल में ऐसी गड़बड़ हो गई, तो उससे पता है क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस इतना हिल जाता है, आपको लगता है कि पता नहीं मेरे किसी कंसेप्ट में गड़बड़ तो नहीं है जो मैं इसका सही आंसर नहीं दे पा रहा, उससे 6 के 6 सवाल खराब होते हैं। तो कई बार अगर आप अपने कंसेप्ट को लेके पूरे कॉन्फिडेंट हो ना, तो मान के चलना क्वेश्चन गलत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी तैयारी पे, तो आप समझ जाएंगे जब क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, तो वहां इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, सिलोगिज्म का ही सवाल है। उसने क्या बोला, सम रैट्स आर रैबिट, कुछ रैट्स जो है वो रैबिट है, ऑल रैट्स आर मॉस्किटोस। ये लो जी, डायग्राम आपके सामने है। तो पहला सम मॉस्किटोज और रैबिट्स, कुछ मॉस्किटोज रैबिट्स है, सही है। मॉस्किटोज और रैबिट्स में देखो ऑल बना हुआ है, तो ऑल से सम तो सही होता है। और आगे नो तो वैसे ही नहीं कंक्लूड हो सकता, डायग्राम में कोई नो वाला रिलेशन ही नहीं है, तो रैबिट और मॉस्किटो में तो वैसे भी नो हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, अच्छा रैबिट, ये मैंने बी लिख दिया ना, ये रैबिट था। ठीक है, तो फिर भी देखो रैबिट और मॉस्किटो में तो नो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये वाला ट्राई करिए आप सब। उसने बोला ऑल फैंस आर कप्स। ठीक है, ऑल कप्स आर पिल्लोज, सारे कप्स जो हैं वो पिल्लोज है। ठीक है, उसके बाद ऑल फैंस आर पिल्लोज, बिल्कुल ठीक है, और ऑल पिल्लोज आर फैंस आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, एक ही कंक्लूजन फॉलो होगा और फिर वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ओनली 1 फॉलोज। डायग्राम देख के हमें ये साफ साफ पता लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा अलग सा सवाल है, करिए इसको ट्राई।
देखिए ये ना थोड़ा डायग्राम से कम हो रहा है, जैसे कि रोमा जो है वो ब्रिलियंट है, और फिर जो रोमा है वो वुमेन है, रोमा वुमेन भी है। तो पहले कह रहे वुमेन आर ब्रिलियंट। देखो रोमा जो है वो ब्रिलियंट है और रोमा जो है वो वुमेन भी है, तो वुमेन और ब्रिलियंट का रिलेशन, वुमेन और ब्रिलियंट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। और फिर उसने बोला कि रोमा जो है वो ब्रिलियंट है क्योंकि वो वुमेन है, ये भी गलत होगा। देखो यहाँ पे ना ब्रिलियंट और वुमेन का रिलेशन नहीं मिल रहा, इसीलिए हम इन दोनों कंक्लूजन्स को गलत करेंगे। सिर्फ रोमा से ब्रिलियंट और रोमा से वुमेन रिलेट हो रहा है, और इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको आज का पूरा सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने आज जितने भी सवाल किए हैं ये सारे के सारे आपके पेपर के आ रखे हैं, ये सारे पेपर में सवाल आए थे, तभी मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, ताकि आप देख सको कई बार कि आज मैंने जो डिस्कस किया उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो लेवल हल्का सा ऊपर था, है ना। तो वो आप समझ चुके हो कि पेपर में ये नहीं कि सारे ही आसान होते हैं, मिक्स होते हैं, कुछ आसान कुछ मतलब मुश्किल तो नहीं होते चलो, बट कुछ आसान और कुछ मॉडरेट तरह के सवाल आपको पेपर में मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के सेशन से काफी कुछ पता लगा होगा। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लास्ट में मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके, क्योंकि अदरवाइज तो आप PYQ आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे, मिल नहीं रहे हैं, है ना। ये प्रॉब्लम्स आती है PYQ में, आप कहते हो कि मैम मिल नहीं रहे थे, कई बच्चे पूछे मैम कहाँ से डाउनलोड करें। तो अगर नहीं हुए ना डाउनलोड, आपको दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। ठीक है, तो इनका फायदा उठाइए। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए कि आपको सेशन कैसा लगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।